Hello everybody, welcome to this bullet revision series for CA final direct taxes and international taxation. सर आज क्या रिवाइज करवाने वाले हो? आज ना मैं असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज टॉपिक आपको रिवाइज करवाऊंगा। बहुत सारे टॉपिक्स है स्टार्टिंग अवे फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ फर्म, कोऑपरेटिव, लोकल अथॉरिटी, एओपी, बीओआई, बायबैक, टनेज, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सब रिवाइज कर लेंगे। मैट और एमटी का ना मैं अलग से आपको वीडियो दे दूंगा, वो भी बहुत शानदार तरीके से रिवाइज होने वाला है। अपने को ये सब चीजें बस आज के दिन में रिवाइज करनी है। कोशिश करेंगे सुपर फास्ट ट्रैक तरीके से इसको रिवाइज करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रखें, आप भी कर लें। बस आपको क्या करना है, सुनना है। क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दूंगा, वो भी आपको सुनना है। अगर आपको इस बुक को रेफर करना है, टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, उसमें आपको मैंने फ्री में दे रखी है बुक, आके इस बुक का भी यूज कर लो पूरी तरह से। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल पावर पैक्ड रिवीजन होने वाला है। बस सुनते चलो, पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ध्यान से स्क्रिबल कर लेना, सीरियसनेस बना के रखो थोड़ी सी। ठीक है, अगर लास्ट डे पे भी सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए फुल्ली एफिशिएंट है। फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में सुन रहे हो तो भी फुल्ली एफिशिएंट है। आपके लिए 100% रेलिवेंट है ये रिवीजन। बस आपको सुनना है फोकस के साथ और आगे बढ़ते चलना है। स्टार्टिंग राइट अवे फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ फर्म, एलएलपी एंड पार्टनर्स। सबसे पहले पार्टनर्स की बात कर लेते हैं। सर पार्टनर्स को क्या क्या इनकम मिलती है? इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन की इनकम होती है। सर ये कितने हाथ जितनी टैक्सेबल होती है? सर टैक्सेबल हो जाएगी पार्टनर्स के हाथ में टू दी एक्सटेंट फर्म के हाथ में एग्जेप्ट, यानी फर्म के हाथ में जितना फर्म ने डिडक्शन ले लिया ना, उतना पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी फर्म के हाथ में जितनी एग्जेप्ट हो जाती है ना, पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। बस इतनी सी बात क्या चल रहा है। जितना भी शेयर इन प्रॉफिट मिल रहा है ना पार्टनर्स को, सर प्रॉफिट का शेयर पूरा एग्जेप्ट हो जाता है, क्योंकि फर्म उस पर पूरी तरह से टैक्स भर रही है। फर्म के हाथ में कैसे टैक्स लगेगा? पहले फर्म की टैक्स रेट समझ लो। गलती करते हो, ध्यान से सुनना, टैक्स रेट समझो। सर टैक्स रेट कितनी होती है? 30% फ्लैट टैक्स रेट है। क्या कोई न्यू टैक्स रिजीम अवेलेबल है? सर कोई न्यू टैक्स रिजीम अवेलेबल नहीं है। सरचार्ज कितना लगेगा? 12% सरचार्ज लगेगा अगर नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है। और एजुकेशन से 4% लगेगा ही लगेगा। 112 की जो इनकम है 20% से टैक्सेबल हो जाएगी, और 112 की जो इनकम है ना वो 10% टैक्सेबल हो जाएगी 1 लाख के ऊपर। और एसटी ट्रिपल वन एक ही इनकम 15% से टैक्सेबल हो जाएगी। या कुछ नया पड़ा? कुछ भी नया नहीं पड़ा। सर इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन का डिडक्शन कैसे मिलता है? ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट अगर ऑन लोन है, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, किसी भी नाम से इंटरेस्ट आ रहा हो ना, अगर डीड में कुछ भी नहीं रखा तो आपको कुछ भी अलाउ नहीं होने वाला पार्टनरशिप फर्म को। लेकिन अगर डीड ने ऑथराइज कर दिया है ना, तो डीड जितना ऑथराइज करेगी या तो वो होगा, या तो मैक्सिमम 12% होने वाला है आपको। ठीक है। सर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन अगर आपको रेम्यूनरेशन के नाम से मिल रही है, या बोनस के नाम से मिल रही है, या पार्टनर सैलरी के नाम से मिल रही है, या पार्टनर्स कमीशन के नाम से नहीं मिल रही है, अगर डीड ऑथराइज नहीं करते ना, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। अगर डीड ऑथराइज कर देती है ना, तो याद रखना, अगर डीड स्लीपिंग पार्टनर को ऑथराइज करती है ना, सर कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितना एक्टिव पार्टनर्स को ऑथराइज करिए ना, उतना एक्टिव पार्टनर्स को एज पर लिमिट मिलने वाला है। सर क्या लिमिट है? लिमिट कहता है ना सर, जो बुक प्रॉफिट होगा ना, उसके पहले 3 लाख का, सर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का बुक प्रॉफिट है, 5 लाख के बुक प्रॉफिट में ना पहले 3 लाख का ना आप 90% ले लो, या फिर सर 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर ले लो, वो आपको अलाउ हो जाएगा। बैलेंस बुक प्रॉफिट यानी 5 लाख माइनस 3 लाख पे जितना भी ना उसका 60% ले लो, जो फिगर आ जाएगा ना सर, ये अलाउेबल रेम्यूनरेशन हो जाएगी। एक चीज का ध्यान देना, अलाउेबल रेम्यूनरेशन ज्यादा हो सकती है। अगर आपने एक्चुअल में कम पे कर रखी है ना, तो जितनी कम पेड है ना वो आपको अलाउ हो जाएगी। ठीक है। सर बुक प्रॉफिट क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल, जैसा आप पीजीबीपी कैलकुलेट करते हो ना सर, उस पीजीबीपी को कैलकुलेट कर लो, बस उसमें रेम्यूनरेशन ऐड बैक कर देना अगर माइनस कर रखी है, और उसमें से माइनस कर देना जितने भी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस कर देना। सर लॉसेस को आप माइनस नहीं करोगे तो भी आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा, लॉसेस को आपको माइनस नहीं करना। इन शॉर्ट बोलूं, पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन जो भी है ना, वो आपको माइनस कर देना है। सर 44 फर्म के लिए तो एप्लीकेबल, एलएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं, लेकिन दोनों ही केसेस में ना सर 40 का जो इंटरेस्ट है और रेम्यूनरेशन है ना, ये अलाउ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मोड ऑफ इंटरेस्ट। सर अगर कोई पार्टनर है, सर पार्टनर को आप इंटरेस्ट किस कैपेसिटी में दे रहे हो? एक रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी में दे रहे हो ना, तो फिर 12% वाली लिमिट नहीं लगती। फॉर एग्जांपल अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, और सर अगर आप इंटरेस्ट किसको दे रहे हो? एचयूएफ ऑफ ए को दे रहे हो। एक बात बताओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे तो आप ए को ही रहे हो, लेकिन सर क्योंकि रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी में दे रहे हो, तो 12% वाली लिमिट इंटरेस्ट में यहाँ पे नहीं लगने वाली। ठीक है। सर ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। सर सरकार कहती क्या कहती है? सरकार जितना भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है और लॉसेस है ना पार्टनर के, सर सिर्फ और सिर्फ फर्म कैरी कर सकती है। सर कहता है लेकिन अगर कोई ना पार्टनर रिटायर हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है उस पार्टनर की, सर उसके हिस्से का जो लॉसेस है ना, वो फर्म कैरी नहीं कर सकती। लेकिन 2 केसेस में कैरी कर सकती है। सर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो बाय डिफॉल्ट कैरी कर सकती है। उसके अलावा कहता है ना, जो भी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके बदले उसका कोई लीगल हायर आ जाता है ना उस फर्म में, तो सर उसके हिस्से का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है फर्म। सर कैलकुलेशन कैसे करते हैं? एक एग्जांपल जल्दी से दे रखा है। सर 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, सर 3 पार्टनर्स ए बी सी थे, उनका ना साल भर प्रीवियस ईयर 23-24 का प्रॉफिट कितना था? 15 लाख रुपए का था।
सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 1 अप्रैल 2023 तक के कितने 9 लाख रुपए के थे और सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना 3 लाख रुपए का। सर ए रिटायर हो गया कब? 1 अक्टूबर को रिटायर हो गया। यानी क्या मैं कह सकता हूँ 15 लाख रुपए में से आधे साल का प्रॉफिट ए का होगा। इसमें 1/3 इसका शेयर होगा, यानी कह सकता हूँ 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसका होगा मिस्टर ए का। 2.5 लाख रुपए मिस्टर ए का प्रॉफिट हो गया। अगर तेज लग रहा है ना, एक बार रेफर कर लेना, इतना सिंपल एग्जांपल है, तुमको लगेगा क्या पढ़ा रहे हो सर। 2.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ना, वो मिस्टर ए के हिस्से का होगा। मिस्टर ए के हिस्से के लॉसेस कितने हो गए सर? 9 लाख डिवाइडेड बाय 3, सर 3 लाख के लॉसेस हो गए। यानी अगर ए के लॉसेस की बात करूं तो 50,000 का अभी भी अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेस पड़े हुए ए के, ये ना सर फर्म को डिसअलाउ हो जाएंगे सर, ये फर्म कैरी नहीं कर सकती। यानी फर्म के लॉसेस कितने हो गए सर? 9 लाख के लॉसेस है ना, इसमें से 50,000 जो ए का शेयर है ना सर, वो फर्म कैरी नहीं कर सकती, यानी 8,50,000 का लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है फर्म। सेम आपको आंसर में दे रखा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर फिर कहता है असेसमेंट ऑफ फर्म। सर फर्म को फर्म की तरह तभी असेस किया जाएगा जब उसकी कोई पार्टनरशिप डीड है, उस पार्टनरशिप डीड में पीएसआर स्पेसिफाइड है और कहता है उस पार्टनरशिप डीड को ना आपने फर्स्ट रिटर्न के साथ सबमिट किया हुआ है। फिर कहता है ना सेक्शन 185 कहता है कि अगर एसएससी कंप्लाई नहीं करता सेक्शन 184 के प्रोविजंस को, तो जितना भी रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट दिया है ना फर्म ने, वो सीधे सीधे फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सक्सेशन ऑफ फर्म की अगर बात करें तो अगर ना कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ है, यानी कोई पीएसआर में चेंज हुआ, या फिर सर क्या हुआ सर, अगर कोई एडमिशन हुआ या तो कोई रिटायरमेंट हुआ सर, इस केस में क्या होगा सर, 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आईटीआर दोनों का एक ही जाने वाला है। लेकिन अगर ये सक्सेशन होता है सर, पीक्यूआर की फर्म सीधे सीधे एबीजेड के पास चली जाती है, इसमें ना सक्सेशन के पहले वाला अलग रिटर्न जाएगा, सक्सेशन के बाद अलग अलग बाद में रिटर्न जाएगा। फिर कहता है एवरी पर्सन जो कि पार्टनर था ना प्रीवियस ईयर में, वो उस फर्म की लायबिलिटी के लिए जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा अगर कोई पेनल्टी आती है। सर एक और चीज कहता है कि सर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी अनलिमिटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस। सर भले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी और इनकम टैक्स एक्ट में ना पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सर कहता है अगर फर्म डिसॉल्व हो गई और सर जानबूझ के डिसॉल्व की गई थी अननेसेसरीली टैक्स बचाने के लिए, सर एओ ऐसा असेसमेंट करेगा ना एज ए फर्म कभी डिसॉल्व हुई ही नहीं थी, और जितने भी पार्टनर्स एट द टाइम डिसोल्यूशन थे ना, उन पार्टनर्स को जॉइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल कराया जाएगा सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सारी की सारी लाइबिलिटीज के लिए। बेसिक सी बातें कर रहे हैं, इसमें कुछ भी इससे ज्यादा नहीं था। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्सेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप 115 बीएडी सर 22% वाले टैक्स में आ रहे हो, या बीएई न्यू टैक्स रेजिम में 15% वाले टैक्स में आ रहे हो। सर अगर आ रहे हो ना सर, उसके अकॉर्डिंग टैक्स भर लो, अगर नहीं आ रहे तो आपको 80पी का डिडक्शन मिल जाएगा। 80पी का डिडक्शन कहाँ पे सर? डिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर उसके अलावा कहता है ना 80पी का डिडक्शन किसको नहीं मिलता सर? कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता। और लास्ट में कहता है ट्रांसफर फी रिसीव्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम इनकमिंग मेंबर्स और आउटगोइंग मेंबर्स इज नॉट टैक्सेबल। इसको आपको रट्टा मानना है। अगर कभी भी कोई मेंबर्स इनकमिंग हो रहा है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कोई नया मेंबर आ रहा है या नया पुराना मेंबर जा रहा है सर, उनकी जो इनकमिंग या आउटगोइंग फीस है ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है सर, नॉन टैक्सेबल हो जाती है। थर्ड पॉइंट, टैक्सेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो उस याद आ रहा है लोकल अथॉरिटी क्या होता है सर? लोकल अथॉरिटी में ना अपने को याद नहीं करना, जो भी लोकल अथॉरिटी उसको पकड़ना, उसकी कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एग्जेम्प्ट, कैपिटल गेन की इनकम एग्जेम्प्ट, सर आईएफओएस की इनकम एग्जेम्प्ट, सर सैलरी पॉसिबल नहीं है। सर बचा बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम भी कहते हैं ना सरकार कि अगर आप ना वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो ना सर, दुनिया में कहीं पे भी सप्लाई कर रहे हो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, सर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अदर देन वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो ना सर, वो अगर आप अपने एरिया में सप्लाई कर रहे हो ना, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर टैक्सेबल क्या होगा? सरकार कहती है अगर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ भी आप अपने एरिया के बाहर सप्लाई कर रहे हो ना, वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर इतना सही था लोकल अथॉरिटी के बारे में। सर टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई, थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सर जब कभी आप पीएनएल बनाओगे ना एओपी बीओआई का, उसमें जितना भी आपने इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन माइनस कर रखा है मेंबर्स को, सर उस इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन को आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस। ध्यान देना। सर अगर ना अगर क्या कह रहे हैं इंटरेस्ट पेड बाय, अगर सर क्या हुआ अगर एओपी ने किसी अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे किया और उस मेंबर ने रिटर्न में भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है ना सर, इस केस में जितना भी नेट इंटरेस्ट पे कर रखा है ना एओपी ने, उतना डिसअलाउ होने वाला है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? क्या टैक्स रेट है एओपी की? सर एओपी की टैक्स रेट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्या जो एओपी मेंबर्स है ना, उनका शेयर नोन है क्या। अगर उनका शेयर नोन नहीं है सर, नोन नहीं है तो सीधे सीधे एंटायर इनकम सर एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगी। एमएमआर यानी कितना होता है? 30 प्लस 37 प्लस 4% टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे याद रखोगे? मेरे साथ रिपीट करो, 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। अगर मेंबर्स का शेयर नोन नहीं है सर, सीधे सीधे एमएमआर से 30 प्लस 37 प्लस 4% टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर सर मेंबर्स का शेयर नोन है ना, फिर क्या करोगे सर? अगर मेंबर्स का शेयर नोन है ना, तो आप देखोगे क्या सारे के सारे मेंबर्स की जो नेट टोटल इनकम है ना, क्या वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है? एज पर 115 बीएसी या फिर एज पर ओल्ड प्रोविजंस उनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की अगर नेट टोटल इनकम, अगर हाँ नेट टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है ना, तो फिर क्या होगा सर? जितना भी एओपी है ना सर, उसको टैक्स रेट्स स्लैब रेट से टैक्स भरना पड़ेगा 115 बीएसी के।
लेकिन अगर सर एक भी मेंबर की इनकम ना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा की है, उस केस में क्या करेंगे, पूरी की पूरी एओपी ना सर एमएमआर से टैक्स भरेगी। सर एमएमआर कितना, फिर 3 करके आपको याद रखना है। सर इसमें एक बहुत शानदार पॉइंट सर, कभी भी ना अगर आप जो मेंबर्स की इनकम निकालोगे ना, यहाँ पे सर मेंबर्स की एनटीआई निकालनी है ना, एनटीआई के निकालते टाइम ना आप कभी भी एओपी से मिला हुआ इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन आप ऐड नहीं करने वाले। ठीक है। सर इसके अलावा कहते हैं ना, अगर कोई ऐसी कंपनी, ऐसी एओपी है जिसमें सर शेयर ऑफ मेंबर्स नोन नहीं है और उसका कोई ऐसा मेंबर है, सर ऐसा मेंबर जिसको एमएमआर से ज्यादा के लिए टैक्स लगता है, फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंपनी है, सर फॉरेन कंपनी के ऊपर 40 प्लस 5 प्लस 4% से टैक्स लगता है, यानी एमएमआर से ज्यादा पे टैक्स लगता है ना, सरकार कहती है अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसको एमएमआर से भी ज्यादा टैक्स लगता है ना, तो पूरी की पूरी एओपी की इनकम में ना सर उस हायर रेट से टैक्स लगेगा, ग्रेटर देन एमएमआर से टैक्स लग जाएगा। लेकिन सर अगर कहता है शेयर ऑफ मेंबर नोन है, और शेयर ऑफ मेंबर नोन है और किसी एक मेंबर की इनकम सर एमएमआर से ज्यादा टैक्सेबल है ना, सर उस केस में क्या करोगे, उस पर्सन की इनकम को सर एमएमआर से ज्यादा टैक्सेबल करा दोगे, बाकी सारी इनकम को आप एमएमआर से ही करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। जितने भी लॉसेस होते हैं ना सिर्फ एओपी कैरी कर सकती है। सर एक चीज का ध्यान देना, अगर एओपी पे ना एमएमआर से टैक्स लगता है ना, अगर एओपी पे एमएमआर सर कितना 30+30+4 अगर एमएमआर से टैक्स लगता है ना, तो जितनी भी स्पेशल रेट की इनकम है ना, 112 ए लिस्टेड शेयर्स वाली, 111 ए सर लिस्टेड शेयर्स में शॉर्ट टर्म, सर 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सर इन सब पे ना अपने को एमएमआर से टैक्स लगाना पड़ेगा, कोई स्पेशल रेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसके अलावा कहते हैं अगर नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स लग रहा है ना, तो उस केस में जो स्पेशल रेट की इनकम है ना, इनको आप स्पेशल रेट से टैक्सेबल करा दोगे। अच्छा ध्यान देना, अगर एओपी पे ना एमएमआर से टैक्स लग रहा है, तो जितना भी पार्टनर्स का शेयर है ना, मेंबर्स का शेयर है ना, वो मेंबर्स का शेयर एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर एओपी पे ना स्लैब रेट से टैक्सेबल लग रहा है ना, टैक्स लग रहा है ना, तो ये मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट तो नहीं होगा। पहले टोटल इनकम पे आप इंक्लूड करोगे, उसके बाद सर आप रिबेट अंडर सेक्शन 86 की ले लोगे। ठीक है। सर पहली बात तो हमको ये देखना है सर कितना मेंबर्स का शेयर निकलेगा, कितना टैक्स निकलेगा एओपी के हाथ में, इसको ध्यान से सुन लेना। क्या कहते हैं, जितना भी पीएनएल में प्रॉफिट है ना, उसमें पहले बात इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन आप डिसअलाउ कर दो। सर डिसअलाउ करोगे कि उस पे टैक्स लगने वाला है। जो भी फिगर आ रहा है ना सर, इस पे टैक्स लगा दो। उसमें से वापस जो भी इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन का शेयर था ना, माइनस कर दो पार्टनर्स को। जितना भी प्रॉफिट है उसको माइनस कर दो, और सर वो आपके पास आ जाएगी कितनी एओपी की इनकम है मेंबर्स को बांटने वाली। ध्यान देना इस चीज में। सर कैलकुलेशन रिबेट में कैसे करोगे, उसके लिए क्या करोगे सर, आप पहले शेयर ऑफ मेंबर निकालो, मेंबर का जितना भी शेयर एओपी से मिल रहा है सर उसको यहाँ पे ले लो, और बाकी सारी इनकम ऑफ द मेंबर ले लो, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एओपी से 1 लाख रुपए मिल रहे हैं और अदर इनकम उसकी कितनी 10 लाख रुपए की है, सर 11 लाख रुपए पे आप टैक्स निकालो। सर 11 लाख पे जैसे ही टैक्स निकालोगे सर उस पर सरचार्ज एचईसी जो भी एप्लीकेबल है सर ऐड कर दो, सर माइनस कर देना रिबेट 86 की। सर 86 की रिबेट कैसे होगी, सुनना ध्यान से, सर 11 लाख पे जो टैक्स बन रहा है ना, 11 लाख पे फॉर एग्जांपल इसको टैक्स 80,000 का बन रहा है, सर सरकार कहती है 80,000 का जो टैक्स है ना, इसमें एओपी की इनकम का प्रोपोर्शन कितना है, 1 लाख आउट ऑफ 10 लाख है। 1 लाख आउट ऑफ 10 लाख है ना सर, इतना रिबेट ले लो, यानी 8,000 रुपए की रिबेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अगर आप रिबेट निकाल रहे हो तो। जो भी फिगर आ जाएगा ये नेट टैक्स पेबल है। सर ध्यान देना, अगर एओपी ने इस पे कोई टैक्स नहीं भरा हुआ ना, एओपी के हाथ में मान लो वही इनकम एग्जेम्प्ट थी या फिर डिडक्शन कारण लॉस नहीं, टैक्स नहीं भरा, सर उसके इसमें रिबेट कोई भी नहीं मिलने वाली मेंबर को। ध्यान देना। अगर एक बात बताना, जैसे हमने बोला कि एओपी के पीएनएल में जितना भी इंटरेस्ट जो मेंबर दे रखा है ना सर, वो डिसअलाउ करना पड़ेगा फॉर द टैक्स पर्पस। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी मेंबर को इंटरेस्ट दे रखा है इन रिप्रेजेंटेशनल कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल मेंबर से एबीसी, सर उसने एओपी ने इंटरेस्ट किसको दे रखा है, एचयूएफ ऑफ एओ को, सर एचयूएफ ऑफ ए को इंटरेस्ट दे रखा है। एक बात बताओ, कायदे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया ए को, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटी में दिया, इस केस में एचयूएफ को दिया हुआ इंटरेस्ट डिसअलाउ नहीं होगा, इसको आप इस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। बस इतना था एओपी का टैक्सेशन। इसके बाद आगे आ जाओ, इसके बाद सीधे-सीधे आगे आ जाओ। मैट एएमटी बाद में पढ़ेंगे, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करवा दूँगा मैट एएमटी। सीधे-सीधे आ जाओ सर, सीधे-सीधे आ जाओ किस पे? इस पे आ जाओगे बायबैक पे। बायबैक पे आ जाओगे सर, बायबैक में क्या करना पड़ेगा? कभी भी अगर फॉरेन कंपनी बायबैक कर रही है ना, सर कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट, शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल, सीधे-सीधे जैसे नॉर्मल शेयर्स टैक्सेबल होते हैं, वैसे-वैसे बायबैक टैक्सेबल हो जाएगा। सर लेकिन अगर ना बायबैक डोमेस्टिक कंपनी कर रही है ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सर, पुराने ज़माने की तरह होता है। सर शेयर होल्डर्स के हाथ में तो एग्जेम्प्ट करवा दिया, सर कंपनी के हाथ में क्या करोगे, आप टैक्सेबल कराओगे। कितने से टैक्सेबल कराओगे? कंपनी ने जितना बायबैक प्राइस दिया है ना, माइनस जितना भी इश्यू प्राइस था ना बायबैक का, सर इश्यू प्राइस यानी कितने में शेयर्स इश्यू किए थे, उन दोनों के डिफरेंस पे ना कंपनी टैक्स भरेगी। कितना टैक्स भरेगी सर, 20 प्लस 12 प्लस 4% से टैक्स भर देगी। 20 प्लस 12 प्लस 4 से टैक्स भर देगी। कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा, जैसे पुराने जमाने में डीम्ड डिविडेंड में होता था ना, वैसे आपको टैक्स भरवाना पड़ेगा बायबैक में कंपनी के हाथ में। सर इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है सर, बायबैक प्राइस तो सीधे-सीधे जो कंपनी डिसाइड करेगी वो हो गया। सर इश्यू प्राइस कैसे निकालते हैं ये अपने को समझना है, इस पे थोड़ा-सा फोकस आपको देना पड़ेगा। सर अगर कभी नॉर्मल शेयर्स इश्यू कर रखे कंपनी ने, सर नॉर्मल शेयर्स में जो भी कंपनी को पैसा मिला था सर शेयर कैपिटल के लिए प्लस प्रीमियम के लिए, सर उसको आप ले लो। ठीक है।
सर क्या कह रहा है, अगर बायबैक के पहले ना अगर कंपनी ने कोई भी सर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रखा है, सर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रखा है ना, तो फिर क्या करोगे सर? फॉर एग्जांपल 90 रुपीज की शेयर कैपिटल थी, इसमें 10 रुपए फेस वैल्यू के थे, 80 रुपए की प्रीमियम के थे। कंपनी ने बायबैक उसका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर लिया, यानी 85 रुपीज कर दिया सर शेयर कैपिटल को। इस केस में सर इशू प्राइस कितना हो जाएगा सर? 85 हो जाएगा। लेकिन सरकार बोलती है अगर इसमें 5 रुपए पे ना, अगर 5 रुपए में सर सेक्शन 222 क्लॉज डी में सर अगर आपने रिडक्शन इन शेयर कैपिटल पे अगर आप टैक्स भर चुके हो ना, तो फिर सर आप 85 नहीं लोगे, आप 90 ले लोगे। अगर समझ में नहीं आया, नीचे एग्जांपल दे रखा है, सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कोई भी दम नहीं है। सर कहता है अगर ना कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर्स या फिर ईसॉप्स इश्यू किया सर, उसका इश्यू प्राइस कितना होगा? सर कहता है जितनी भी एफएमवी ऑफ द शेयर्स और अमाउंट रेटेड शेयर कैपिटल व्हिचएवर इज लोअर ले लेना। सर नॉर्मली एफएमवी ही अमाउंट रेटेड टू शेयर कैपिटल हो जाता है। सर कभी भी अगर अमलगमेशन हो रहा है सर, अमलगमेशन में क्या होगा सर? जो भी अमलगमेशन वाली कंपनी का सर जितनी भी शेयर कैपिटल थी ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द न्यू कंपनी आप निकाल लेना। फॉर एग्जांपल अगर सर राहुल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर सर 1 लाख रुपए, सर उसकी कीमत कितनी थी? 40 रुपए की, यानी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 40 लाख की हो गई। सर राहुल प्राइवेट लिमिटेड का अमलगमेशन हो गया किससे? पिंकी प्राइवेट लिमिटेड से। सर इस केस में शेयर कितने इशू हुए सर? 80,000 के शेयर इशू हुए, यानी आप 80,000 से डिवाइड कर लो, यानी नई शेयर प्राइस कितनी आ जाएगी? 50 रुपए की शेयर प्राइस आ जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखो ये आपको आराम से बन जाएगा। डीमर्जर शेयर सर, डीमर्जर के केस में क्या होगा? डीमर्जर केस में दोनों की शेयर प्राइस अलग से निकलेगी। सुनना ध्यान से। सर रिलायंस के इक्विटी शेयर्स कितने थे? 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। एक की कीमत सर टोटल 900 रुपए की थी, यानी 90 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी रिलायंस की। 90 लाख रुपए रिलायंस की शेयर कैपिटल थी। सर रिलायंस का डीमर्जर हो गया और सर इसमें से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो गया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो गया सर, कितना अलग हुआ सर? 1000 करोड़ के रिलायंस के एसेट्स में से ना सर 100 करोड़ रुपए के शेयर्स तो लेके चला गया जियो फाइनेंशियल लिमिटेड। एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ 10% वैल्यू चली गई? क्या मैं कह सकता हूँ 10% वैल्यू चली गई? तो जो भी शेयर कैपिटल थी ना 90 लाख रुपीस की, या जो भी शेयर प्राइस थी ना 900 रुपए की, सर इस 900 में से 10% आप कम कर दो, यानी कह सकता हूँ रिलायंस के शेयर की कीमत 110 रुपए हो गई। रिलायंस के शेयर्स का इशू प्राइस 110 रुपए हो गया, और सर जियो के शेयर प्राइस कितना हो गया सर? वो निकालना इंपॉर्टेंट है। सर कैसे निकालोगे? 90 लाख रुपए की अगर रिलायंस की वर्थ थी, उसमें से 10% सर 100 करोड़ आउट ऑफ 1000 करोड़, यानी 9 लाख रुपए की वर्थ सर जियो में चली गई। 9 लाख रुपए की वर्थ के बदले सर जियो ने जितने शेयर्स इश्यू किए डिवाइड कर दो सर, 30,000 शेयर्स इश्यू किए हमारे केस में, सर 30 रुपीस जियो के पर शेयर की कीमत हो जाएगी, यानी 30 रुपीस के हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जियो के शेयर्स का निकालना पड़ेगा। सिंपल सा पॉइंट है। इस एग्जांपल को भी आप रेफर करना चाहो करो, नहीं करना चाहो खुद से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोनस शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा आप निल मानोगे। सर अगर कोई बॉन्ड, सर अगर आपने ₹1000 में इश्यू कर रखा था, सर उस बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, सर क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी? वही ₹1000 ले लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सरकार कहती है अगर आपने ना सर कोई एसेट खरीदा था, एसेट के खरीदने में आपने क्रेडिट पे एसेट खरीदा था, सर आप चुकती नहीं कर पा रहे पेमेंट उसका, सर अगर पेमेंट चुकती नहीं कर पाए तो जो लायबिलिटी की एफएमवी है ना, उसके बदले अगर आप कोई शेयर्स इश्यू कर रहे हो, तो जो भी लायबिलिटी है ना एफएमवी, लायबिलिटी की एफएमवी है ना, सर उसको आप शेयर कैपिटल मानोगे, सर आप उसको इश्यू प्राइस मानने वाले हो। सर उसके अलावा कहता है अगर कोई ना आपके पास डीमैट में सर और डीमैट में शेयर्स पड़े हुए और उसका बायबैक कर रहे हो, सर शेयर्स डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन से शेयर्स आपने बायबैक किए हुए हैं, सरकार कहती है उस केस में आप इको मेथड लगाओगे, जो पहले शेयर्स आते हैं ना उनका बायबैक आप पहले मानोगे। फिर लास्ट में कहता है अगर कोई और अदर केस होता है ना, उस केस में आप फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स उठा लोगे। सर एक केस हमने पढ़ा, सर अगर कभी प्रोप्राइटरशिप कन्वर्ट हो जा रही कंपनी में, और सर ये कंपनी आगे चल के बायबैक कर ले रही शेयर्स, सर उस केस में क्या करोगे? उस केस में आप क्या करोगे? सारे के सारे एसेट्स उठा लोगे माइनस सारे के सारे लायबिलिटीज उठा लोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे ना, सर आपको बुक वैल्यू आ जाएगी कितनी भी शेयर्स की बुक वैल्यू। इसमें कोई भी फेयर वैल्यू करनी नहीं, जितने बुक्स में एसेट दिख रहे हैं उस बेसिस पे आपको कैलकुलेशन कर देना। इसका एक एग्जांपल है, नहीं भी करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई भी कंपनी बायबैक कर रही है ना, तो बायबैक का टैक्स उसको 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बायबैक उसको दे देना है। अगर नहीं देती ना तो 1% पर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ पे उसको इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू कई बार पूछा गया है। टनेज टैक्सेशन सर किसको एप्लीकेबल है? सर कोई भी इंडियन कंपनी यहाँ पे जिसका पोएब इंडिया में है, सर शिप्स में काम कर रही है, प्लस कहता है उसके पास कम से कम एक क्वालिफाइंग शिप है। सर क्वालिफाइंग शिप क्या होता है सर? 15 टन या उससे ज्यादा का। सर ये ऑप्शनल स्कीम है, टनेज चाहे तो ऑप्ट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर डेली इनकम कैसे निकालोगे? सर टनेज की इनकम, सर डेली टनेज इनकम कैसे निकालोगे? सर डेली टनेज इनकम के लिए सर जितना भी डेली वजन सर शिप उठा रही है ना, जितना भी डेली वजन सर शिप उठा रही है ना, सर उस वजन को सर नंबर ऑफ डेज के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दोगे कि कितने कितने दिन के लिए उठा रही है, और सर डेली टनेज इनकम से मल्टीप्लाई कर लोगे। सर डेली टनेज इनकम कितनी होती है? सुनना ध्यान से। डेली टनेज इनकम कितनी होती है सर? अगर 1000 टन का वजन है ना सर, तो पर 100 टन सर 70 रुपीज हो जाएगा। सर अगर 1000 टन कैरी कर रही है तो सर पर 100 टन ना 70 रुपीज का रेट हो जाएगा। सर अगर 1000 से लेके 10,000 का टन रेट ले रही है ना सर, तो पहले 1000 के लिए तो 70 हो जाएगा सर, नेक्स्ट 9000 के लिए ना क्या होगा सर? 53 रुपीज पर 100 टन हो जाएगा। सर अगर 10,000 से लेके 25,000 के बीच में उसका वजन है, सर 25,000 तक का वजन है ना, फॉर एग्जांपल 15,000 का वजन है, तो फर्स्ट 1000 पे कितना हो जाएगा? 70, नेक्स्ट 9000 पे कितना हो जाएगा सर? 53, और सर नेक्स्ट 15,000 के लिए हो जाएगा सर 42 पर
₹40 पर 100 टन लेके चलना पड़ेगा। और सर मान लो ना अगर ग्रेटर देन 20,000 का 25,000 का वजन है ना, सर मान लो 42,000 का वजन है, सर कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट 1000 के लिए कितना हो जाएगा सर? ₹70 पर 100 टन। सर नेक्स्ट 9,000 के लिए आप कितना करोगे? सर ₹53 पर 100 टन। नेक्स्ट 14,000 के लिए आप क्या करोगे? सर नेक्स्ट 15,000 के लिए आप क्या करोगे? सर आप क्या करोगे? सर ₹42 पर 100 टन। और नेक्स्ट 17,000 के लिए आप क्या करोगे? ₹29 पर 100 टन। ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है टनेज इनकम। सर याद कैसे करोगे? सर 17, सर कैसे याद करोगे इसमें? 70, 53, 42 और 29 कैसे याद करोगे? मैं बताऊं, 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए? ये चीज आपको पता है। सर 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए? इसलिए 70 में से माइनस कर दो 17, उसमें से 11 13 भी माइनस कर दो, 13 13 सब 13। सर 70 माइनस 17 सर 53 हो जाता है, माइनस 11 सर 42 हो जाता है, माइनस 13 सर 29 हो जाता है। ऐसे आपको याद करके चलना है। 70 क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाए? ऐसे याद कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सर 70 में क्या जोड़ोगे कि 17 हो जाएगा? ठीक है, कुछ नोट्स का ध्यान दे देना। कहते हैं जो भी टनेज इनकम निकालोगे ना, नियरेस्ट 100 में निकालना, ताकि आपका आंसर गड़बड़ नहीं है। उसके अलावा कहते हैं कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। फॉर एग्जांपल पिछले किसी साल में आपको लॉस था, सर इस साल आप टनेज ऑप्ट कर रहे हो, सर क्या आपको लॉस का डिडक्शन मिलेगा? सरकार कहती है कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। सर एक बार आप टनेज ऑप्ट करो तो आपके ऊपर मैट के प्रोविजंस नहीं लगने वाले हैं। सर क्वालिफाइंग शिप एक्सक्लूड्स, कहता है कोई भी क्वालिफाइंग शिप है ना, उसमें कौन कौन चीजें क्वालिफाइंग शिप में इंक्लूड नहीं होती? सर कोई सी गोइंग वेसल है जिसका मेन काम लैंड वालों के लिए, सर कोई फिशिंग वेसल्स हैं, कोई फैक्ट्री वेसल्स हैं, या फिर सर कोई हार्बर या रिवर फेरीज हैं, सर कोई प्लेजर क्राफ्ट है, या फिर सर कोई ऑफ शोर इंस्टॉलेशन के लिए कोई ट्रक जा रहा है या कोई शिप जा रहा है, तो उस केस में उसको भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सर कहता है टनेज के लिए ना आप एक बार ऑप्ट करते हो ना सर, तो 10 साल के लिए आपको ऑप्ट करना ही पड़ेगा। और 1 साल भी ऑप्ट आउट करें तो फिर 10 साल के लिए आप वापस ऑप्ट नहीं कर सकते। ध्यान देना, जो भी शिप होगी ना सर, उसका मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर 49% ही होना चाहिए। सर उससे ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सर कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाना सर, प्लस ऑडिट करवा देना, ताकि ना सर आपको दिक्कत नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवाना पड़ेगा। सर टनेज स्कीम ऑप्ट करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नियमों का सर पालन करना पड़ेगा। सरकार क्या कहती है, जितने भी आपकी ना सर बुक प्रॉफिट है ना सर, कौन सा बुक प्रॉफिट? जो मैट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट निकलता है ना सर, बुक प्रॉफिट जो भी है सर, उस बुक प्रॉफिट का 20% ना आपको सर टनेज रिजर्व अकाउंट में डालना पड़ेगा। सर उस टनेज रिजर्व अकाउंट में डालोगे सर प्रीवियस ईयर में, और उसको किस चीज के लिए यूज करोगे? सर नई शिप खरीदने के लिए यूज करोगे। सर कितने साल में? सर 8 साल के अंदर आपको नई शिप खरीदनी है उस टनेज रिजर्व अकाउंट के पैसे से। सर अगर मान लो ना 20% आपको करना चाहिए था, आपने 18% ही किया, तो उस साल की जितनी भी रेलेवेंट शिपिंग इनकम होगी ना, एज पर बुक सर, जितनी भी रेलेवेंट शिपिंग इनकम होगी ना सर, उस पे टैक्स लगा दिया जाएगा। सर अगर आपने जितना शॉर्टफॉल किया ना, 2% का शॉर्टफॉल किया ना, उतने पे आप पे टैक्स लगा दिया जाएगा। सर आपने 8 साल में यूज नहीं किया ना, 8 साल में यूज नहीं किया ना, तो उस साल की जितनी भी रेलेवेंट शिपिंग इनकम थी ना, जिस साल में आपने कम, जिस साल का आपने रिजर्व बनाया था, उस साल की रेलेवेंट शिपिंग इनकम उठाओगे आप, मल्टीप्लाई करोगे जितना भी आपने कम मिस यूटिलाइज कर रखा या सर अनयूटिलाइज कर रखा, डिवाइडेड बाय टोटल रिजर्व्स ना सर, इस रेशियो में आप वापस से टैक्सेबल करवा दोगे। रेलेवेंट शिपिंग इनकम क्या होती है? सर बुक प्रॉफिट जो भी आता है ना सर, वो पीएनएल का जो भी प्रॉफिट होता है सर, कोर शिपिंग बिजनेस का, प्लस अगर कोई इंसिडेंटल एक्टिविटीज है ना, जो कि 0.25% ऑफ द कोर एक्टिविटीज है ना, तो वो भी शिपिंग इनकम बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर शिपिंग बिजनेस सर 100 करोड़ का है और सर इंटरेस्ट इनकम सर 15 लाख रुपए की है, सर 15 लाख रुपए यानी सर लेस देन 0.25% ऑफ द रेलेवेंट शिपिंग इनकम है ना, तो इस 15 लाख रुपए को भी ना आप 100 करोड़ में इंक्लूड करोगे, ये भी शिपिंग इनकम बन जाएगी, रेलेवेंट शिपिंग इनकम बन जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में। सर कहता है ना कि अगर आपने 2 साल तक अगर आपने रिजर्व नहीं क्रिएट किया 20%, तो जीवन में आप कभी फिर टनेज ऑप्ट नहीं कर पाओगे। उसके अलावा कहते हैं अगर आपने शिप खरीदा और 3 साल के अंदर सर, शिप खरीदा उस साल के एंड से सर 3 साल के अंदर अगर आपने ट्रांसफर कर दिया ना, क्या करेंगे सर? जितना भी आपको एग्जेम्पशन पहले मिला था ना सर, उसको टैक्सेबल करा देंगे। मुझे बताओ क्या इतना पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट अपने को चालू करना है सर, कौन सा? बिजनेस ट्रस्ट। मुझे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, ध्यान से सुनना। बिजनेस ट्रस्ट के बारे में देखना, ध्यान से सुनना। सर बिजनेस ट्रस्ट होता क्या है? सर एक ऐसा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड यानी इनवेट, जो कि सर रेगुलेटेड बाय सेबी है और सर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसको बिजनेस ट्रस्ट कहते हैं सर। या तो रीट होगा या तो इनवेट होगा। सर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है सर, रियल एस्टेट में लगा रहे हैं पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में लगा रहे हैं पैसे। सर एग्जांपल क्या है सर? इंडिया ग्रिड ट्रस्ट जैसे एम्बेसी पार्क हो गया। सर यूनिट होल्डर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। और एसपीवी क्या होता है सर? जैसे यूनिट होल्डर ने बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किया, सर बिजनेस ट्रस्ट एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करेगा जिसमें ग्रेटर देन सर 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग सर बिजनेस ट्रस्ट के पास होती है। ठीक है सर, इस बिजनेस ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम पॉसिबल है? थोड़ा फोकस से सुनना दोस्त। सर बिजनेस ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम पॉसिबल है? सर इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है एसपीवी से, सर डिविडेंड इनकम मिल सकती है, या सर कोई अदर्स में इनकम मिल सकती है। इस बिज़नेसेस की और कौन-कौन सी इनकम पॉसिबल है? सर जो एसपीवी से मिली वो 3, उसके अलावा सर रेंटल इनकम, सेल फोन प्रॉपर्टी की।
उसके अलावा सर अदर इनकम हो सकती है, पॉसिबल कुछ भी मिल सकती है सर, जैसे शेयर कैपिटल पे अगर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, या फिर सर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, या फिर सर कोई और अदर इनकम हो गई। और सर बाकी दुनियादारी में सर बाकी यूनिट होल्डर्स को क्या-क्या इनकम हो सकती है? सर इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट या अदर्स, ये चारों इनकम हो सकते हैं बिज़नेस ट्रस्ट से। सर इन सभी वर्ड्स की जितने भी हमने इनकम्स पढ़ी, इन सबकी टैक्सेबिलिटी अपने को सुननी है। तो ध्यान से फोकस को बनाए रखना, बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, इधर ध्यान से मेरी आंखों में, मेरी स्क्रीन में देखो, दोनों चीजों में आपको साथ में देखना है। इंटरेस्ट इनकम अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट को मिल रही है एसपीवी से, पूरी तरह से एग्जाम करवा दो। लेकिन अगर इंटरेस्ट इनकम किसको मिल रही है सर, यूनिट होल्डर को मिल रही है बिजनेस ट्रस्ट से। सर अगर यूनिट होल्डर रेसिडेंट है ना सर, रेसिडेंट को वैसे ही कभी कोई एग्जामेशन मिलता नहीं है सर। टैक्स रेट्स नॉर्मल टैक्स रेट होगा, टीडीएस 10% से कटेगा। टैक्सेशन का सेक्शन भूल जाओ, इग्नोर करो। सर रेसिडेंट के लिए सर नॉर्मल रेट इन फोर्स से टैक्सेबल इंटरेस्ट और टीडीएस 10% से। सर ये अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं ना सर, 5% इंटरेस्ट रेट होने वाला है। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं सर। रेसिडेंट के लिए तो सीधे सीधे नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल 10% टीडीएस, नॉन रेसिडेंट के लिए 5-5%, सिंपल है। इंटरेस्ट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिविडेंड की बात करो सर, एसपीवी से मिला वो डिविडेंड एग्जाम्प्ट है। एसपीवी से जो इनकम मिलती है ना सब एग्जाम्प्ट हो जाती है सर। डिविडेंड मिला इसलिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर यूनिट होल्डर के हाथ में कैसे होगा सर, यूनिट होल्डर में अपने को देखना पड़ेगा क्या एसपीवी क्या 115 बीडब्ल्यू में टैक्स भर रही है, यानी 22% वाला कंसेशनल टैक्स रेट ले रही है क्या? अगर ले रही है ना, रेसिडेंट के लिए क्या मिलेगा सर, रेसिडेंट को नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स वैसे ही भरना पड़ेगा, 10% से उसका टीडीएस कट जाएगा। रेसिडेंट के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए ना इंटरेस्ट 5% से, डिविडेंड 10% से टैक्सेबल 10% से टीडीएस कट जाएगा इसमें। सर अदर केसेस में सर अगर कोई कंपनी है सर, एसपीवी जो है ना, एसपीवी नॉर्मल टैक्स रेट से भर रही है सर टैक्स, 25% 30% वाला टैक्स भर रही है सर, उस केस में ना जितना भी डिविडेंड मिल रहा है ना सर, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, भले रेसिडेंट को मिले या नॉन रेसिडेंट को मिले। मैंने क्या बोला? वापस रिवाइज कर रहा हूँ सर। इंटरेस्ट सर अगर कोई बिज़नेस ट्रस्ट को मिल रहा है एग्जाम्प्ट, यूनिट होल्डर्स को मिल रहा है, तो यूनिट होल्डर्स अगर रेसिडेंट है ना तो 18% से टैक्सेबल, 10% टीडीएस, 5% से नॉन रेसिडेंट, 5% से टीडीएस नॉन रेसिडेंट का। डिविडेंड अगर बिज़नेस ट्रस्ट को मिल रहा है एग्जाम्प्ट, अगर यूनिट होल्डर्स को मिल रहा है सर 115 बीडब्ल्यूए में, सर जितना भी रेसिडेंट है उसके लिए रेट इन फोर्स और 10%, और सर अगर नॉन रेसिडेंट है 10%, 10%, बाकी केसेस में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। रिवीजन कर रहे हैं ना, थोड़ा-सा फास्ट चलेगा। रेंटल इनकम, अगर बिज़नेस ट्रस्ट को रेंटल इनकम बाहर की दुनिया से हो रही है ना सर, ये एग्ज़ाम्प्ट हो जाएगी। यूनिट होल्डर्स को जो भी बिज़नेस ट्रस्ट से रेंटल इनकम हो रही है ना सर, क्या-क्या होगा सर, रेसिडेंट इन यूनिट होल्डर्स के लिए सीधे-सीधे रेट इन फोर्स से टैक्सेबल। रेट इन फोर्स से टैक्सेबल हो जाएगा और इसको 30% डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि रेंटल इनकम रेंटल हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। एंड 10% रेट से टीडीएस कटेगा। सर नॉन रेसिडेंट के लिए रेंटल इनकम में क्या कोई डिडक्शन है? हमने नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन पूरा पढ़ रखा है, उसमें क्या कोई डिडक्शन है सर? कोई डिडक्शन नहीं। रेट इन फोर्स से टैक्सेबल, रेट इन फोर्स से टीडीएस। ठीक है। सर कोई और इनकम हो रही है सर बिज़नेस ट्रस्ट की, सुनना ध्यान से। सर मैंने क्या बोला सर, कोई और इनकम हो रही है बिज़नेस ट्रस्ट की तो क्या करेंगे? सर अगर कोई और इनकम सर दुनियादारी से हो रही है सर, दुनियादारी से हो रही है सर, बिज़नेस ट्रस्ट को इनकम हो रही है अदर देन एसपीवी से, कोई और इनकम हो रही है सर, कौन-कौन सी इनकम हो सकती है सर? एलटीसीजी 112 की। एलटीसीजी 112 की प्रॉपर्टी बेचने से कोई इनकम हो रही है सर, 20% टैक्सेबल लगा लो। या सर एसटीसीजी 118 111 से अगर कोई इनकम हो रही है ना सर, गलती से उसने कोई शेयर्स होल्ड कर रखे थे ना, कोई गलती से लिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रखे थे ना सर, 15% टैक्सेबल करा दो सर। लेकिन अगर 112 की अगर कोई इनकम हो रही है ना सर, सीधे-सीधे एमएमआर से टैक्सेबल करवा दो। सर क्यों? क्योंकि तुम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो। तुम्हारा काम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तुम शेयर्स में कैसे इन्वेस्ट कर ली? अगर तुमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया ना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, सर उसके लिए तुमको एमएमआर से टैक्स भरना पड़ेगा। अगर वैसे ही तुम शॉर्ट टर्म में भरती हो, गलती से हम तुमको अलाउ कर देंगे 15% का बेनिफिट, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म में होल्ड करें तो एमएमआर से टैक्स भरना पड़ जाएगा। सर और बाकी जितनी भी इनकम होगी ना सर, बाहर की दुनिया से बिज़नेस ट्रस्ट को जो भी इनकम हो रही है ना अदर देन एसपीवी से, सर अदर देन दीज़ 3, सर इस केस में ना पूरी एमएमआर से टैक्सेबल हो जाएगी। सर एमएमआर कितना? 3-3-4, 3-3-4, 3-3-4, 3-3-4 ऐसे याद करना है। सर यूनिट होल्डर्स को ना इन तीनों इनकम के अलावा जो भी इनकम हो रही है ना एसपीवी से, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यूनिट होल्डर्स के पास जो भी इनकम हो जाएगी ना एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एक बार वापस इस टेबल पे जाओ, इसको ध्यान से देखना, मैं आपके साथ वापस चीजें रिपीट कर रहा हूँ, दोनों सुनना ध्यान से। एसपीवी से जो भी इनकम मिल रही है ना सर, इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट है, डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट है सर, अदर्स की भी सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर बिज़नेस ट्रस्ट को रेंटल इनकम हो रही है सर, ये एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर उसके अलावा अदर इनकम होती है सर, इसमें 3 टाइप की इनकम होती है सर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अदर्स। ये 15%, ये 20% और ये एमएमआर से हो जाती है टैक्सेबल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा सर अगर बिज़नेस ट्रस्ट से यूनिट होल्डर्स को कोई इनकम हो रही है, सर इंटरेस्ट के लिए देखना पड़ेगा सर, अगर रेसिडेंट को इंटरेस्ट हो रहा है, तो सर रेट इन फोर्स और 10% टीडीएस, नॉन रेसिडेंट को हो रहा है तो सर क्या हो रहा है सर 5%। अगर सर डिविडेंड की बात करूं, डिविडेंड में कंपनी अगर 115 बीडब्ल्यूए में फॉल कर रही है और सर रेसिडेंट को इंटरेस्ट हो रहा है, सर रेसिडेंट को डिविडेंड मिल रहा है तो रेट इन फोर्स से टैक्सेबल 10% टीडीएस, और अगर सर नॉर्मल प्रोविजन से भर रही है तो सर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस केस में अगर नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड मिल रहा है तो उस केस में 10% इंटरेस्ट, 10% टीडीएस रेट हो जाएगा। थोड़ा-सा रिलेट कर पा रहे हो, थोड़ा जल्दी चल रहा है लेकिन याद हो जाएगा आपको। याद हो जाएगा, मेरे साथ रहना।
सर रेंटल इनकम, सर रेसिडेंट के लिए रेट इन फोर्स और टीडीएस 10% टीडीएस, और नॉन रेसिडेंट के लिए सर रेट इन फोर्स और रेट इन फोर्स है। यानी मैंने आपको अब तक क्या-क्या पढ़ा दिया सर, इंटरेस्ट इनकम बता दिया, डिविडेंड इनकम बता दिया सर, रेंटल इनकम बता दिया सर, उसके अलावा इंटरेस्ट इनकम यूनिट होल्डर्स की, डिविडेंड इनकम यूनिट होल्डर्स की, रेंटल इनकम यूनिट होल्डर्स की। सर ये वाली इनकम भी मैंने आपको बता दिया। यानी सर एक बात ध्यान से सुनना, थोड़ा-सा फोकस चाहिए, 10 सेकंड का फोकस चाहिए। एक बात बताओ मेरे को, अगर एसपीवी कोई अदर इनकम अदर देन इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम दे रही है ना सर यूनिट होल्डर्स को, बिज़नेस ट्रस्ट को, सर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एसपीवी ने कोई अदर इनकम दी है सर बिजनेस ट्रस्ट को, सर वो एग्जाम हो जाएगा। और सर यही अगर यही बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर्स को यही अदर इनकम पास ऑन कर रहे हैं ना सर, ये वापस एग्जाम हो जाएगा। यानी सर इसमें चांस क्या हो रहा है सर, डबल नॉन टैक्सेशन का चांस हो रहा है। सर एसपीवी ने कोई अदर इनकम बिजनेस ट्रस्ट को दी और वही अदर इनकम यूनिट होल्डर्स के पास चली गई, सर इसकी इसमें ना डबल नॉन टैक्सेशन हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए अमेंडमेंट क्या आया आपके सामने, 56/2/12 का अमेंडमेंट आया है। सरकार कहती है ना, जो कोई भी इनकम सर एसपीवी अदर्स के नाम पे बिजनेस ट्रस्ट को देती है ना, उसको टोटल ले लो, उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, सर उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लोगे। माइनस करोगे सर यूनिट होल्डर्स की जितनी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दो, सर जो भी कैपिटल गेन आ रहा है ना सर, ये कैपिटल गेन यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जिस भी नाम से आ रहा है सर उस नाम से टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये इनकम कौन-कौन सी होती है, अदर्स के नाम से मान लो रिडक्शन शेयर कैपिटल दे रखा हो, या सर कोई रीपेमेंट ऑफ लोन के नाम से पेमेंट कर दिया, सर ये कर सकता है। इस केस में ये इनकम एग्जेम्प्ट, इस केस में यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यानी इस अदर्स को भी अब सरकार ने नहीं छोड़ा, अभी अदर्स की इनकम जो पहले एग्जेम्पशन का स्कोप था, उस एग्जेम्पशन के स्कोप को भी खत्म कर दिया। अगर नहीं समझ में आया वापस से देख लेना, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसको हमने पावर बैच में बहुत डिटेल में कर रखा है, फास्ट ट्रैक बैच में बहुत डिटेल में कर रखा है। सर क्या कहता है? उसके अलावा क्या कहता है? सर सुनना ध्यान से, सेम टू सेम मैंने यहाँ पढ़ लिया, इसको आप छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, सुन लिया तो बहुत है। कहते हैं एग्रीगेट सम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एसपीवी टू बिजनेस ट्रस्ट। सर एसपीवी ने बिजनेस ट्रस्ट को जो भी अदर्स के नाम से एग्रीगेट सम दिया है ना, माइनस कर दो सर, जितना भी इश्यू प्राइस था ना सर उसको लेना। अदर्स के नाम से जब भी आप इंक्लूड करोगे ना, तो उसमें से आप इंटरेस्ट को हटा देना, रेंट को हटा देना, डिविडेंड को हटा देना, क्योंकि सर इस पे तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है ना। ये तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है और सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्स लग रहा है, तो सर अदर्स में इस इनकम को इंक्लूड मत करना। जो भी अदर देन रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड के अलावा सर जो भी इनकम सर दे रही है एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को, सर उस केस में ना उसी इनकम को आपको लेना है। और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना भी है ना बिजनेस ट्रस्ट का, उसको आपको माइनस कर देना है। सर ध्यान देना, जो कोई भी इनकम सर बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को दे रही है ना, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में अगर सर इंटरेस्ट इनकम है तो यूनिट होल्डर्स के नाम पे भी इंटरेस्ट होगा, बिजनेस ट्रस्ट के नाम पे डिविडेंड है ना, यूनिट होल्डर्स के नाम पे भी डिविडेंड होगा, बिजनेस ट्रस्ट के नाम पे रेंट है तो यहाँ पे भी यूनिट होल्डर के हाथ में भी रेंट के नाम से आ जाएगा। सर क्या कहता है, बिजनेस ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, सेक्शन 139 4E में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। और सर अगर आप कभी भी ना बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेच रहे हो, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेच रहे हो सर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, सरकार क्या कहती है सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा सर अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा का है। और सर अगर 36 मंथ से कम का तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। सर टैक्स रेट क्या होगा सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना 10% लगेगा, क्योंकि सर ये ट्रिपल वन डबल 112A की सिक्योरिटीज में आता है। यानी 1 लाख के ऊपर 10% से कैपिटल गेन लग जाएगा, और जितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना उसमें 15% टैक्स लग जाएगा 111A में। तो अगर यूनिट्स लिस्टेड नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नॉर्मल टैक्स रेट से लग जाएगा। सर ध्यान देना, अगर सर कोई बिजनेस ट्रस्ट है ना, अगर कोई बिजनेस ट्रस्ट है उसने ना अगर 50 एसपीवी में ना सर मोर देन 50% होल्ड कर रखा है, तो याद करो सर बैलेंस तो किसी और के पास भी हो सकता है ना। बैलेंस सर 49% किसी और के पास हो सकता है ना। सर अगर बिजनेस ट्रस्ट चाहे तो ये इसकी बैलेंस यूनिट को खरीद सकती है, बैलेंस यूनिट्स ऑफ एसपीवी को खरीद सकती है। किसके बदले सर, अपनी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स देके। यानी बिजनेस ट्रस्ट बोल रही है, अरे ओ अदर शेयर होल्डर सुनो, तुम्हारे पास जितनी भी एसपीवी की यूनिट्स है ना वो मेरे को दे दो, मैं उसके बदले तुमको अपनी बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स दे दूंगा। सर इस केस में ना जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना सर, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर हो जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे लेंगे, अगर किसी यूनिट होल्डर के पास पहले शेयर्स थे एसपीवी के, बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स है और वो बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट बेच रहा है, सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी लेंगे सर, जो पहले आपने शेयर्स होल्ड कर रखे ना उसको भी आप इंक्लूड करोगे, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की पीरियड ऑफ होल्डिंग वो भी इंक्लूड करोगे, वो आपके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग बन जाएगा। इतना बस हमने पढ़ के चला। सर इन्वेस्टमेंट फंड सर हमारे सिलेबस में कौन-कौन से हैं? एआईएफ 1 है, सर एआईएफ 1 है। सर ये किसमें इन्वेस्ट करता है सर, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है सर, एसएमईज में इन्वेस्ट करता है सर, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है सर, एआईएफ 1 होता है, इसकी टैक्सेबिलिटी हमको पढ़नी है। एआईएफ कैटेगरी 2 होता है सर जो इक्विटी शेयर्स में सर, बॉन्ड में सर, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। और एआईएफ 3 है ना, एआईएफ 3 होता है सर जो हेज फंड्स होते हैं। सर हेज फंड्स की अकाउंटिंग नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में हम पढ़ के आए, स्पेसिफाइड फंड में याद नहीं आ रहा, रिवीजन वीडियो रेफर कर लो, आराम से आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा हुआ है। सर एआईएफ 1 और एआईएफ 2 के बारे में हमको अभी यहाँ पे पढ़ना है। सर आप कभी भी अगर एआईएफ की बातें करोगे ना, आपको याद करना है सर पीआईटी। पीआईटी आपको याद रखना पड़ेगा, एक बार जल्दी से मेरे मेरे साथ चिल्लाओ, पीआईटी पीआईटी, एक बार चिल्लाओ। सर पीआईटी क्यों चिल्ला रहा हूँ, एक मिनट सुनना ध्यान से। सर टैक्सेबिलिटी कैसे करते हैं सर, कभी भी इन्वेस्टमेंट फंड की अगर मैं बात करूंगा ना, तो आप पीजीबीपी इनकम को अलग टैक्सेबल कराओगे और बाकी सारी इनकम को अलग टैक्सेबल करवाओगे। जितनी भी सर इन्वेस्टमेंट फंड की सर पीजीबीपी इनकम है ना सर, फंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर फंड कोई कंपनी के नाम से इनकॉर्पोरेटेड है तो 25% 30% जो भी टैक्स रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से टैक्स करवा लो।
अगर कोई फंड कोई अदर फर्म के नाम से टैक्सेबल है ना, सर उस केस में 30% से टैक्सेबल करा दो। और सर बाकी किसी केस में ना सर कोई और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओ, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन अगर कोई फंड होल्ड करके बैठा है ना, उसमें से सर एमएमआर से टैक्सेबल करा दो। एमएमआर कितना 3-3-4 3-3-4 से टैक्सेबल करवा दो। पीजीबीपी इनकम जो भी यूनिट होल्डर्स के हाथ में है ना, वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सर बाकी सारी की सारी जो इनकम है ना, वो इन्वेस्टमेंट फंड सॉरी, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में ना जो भी अदर इनकम है ना, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और यूनिट होल्डर्स के हाथ में ना वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। इस पे इन्वेस्टमेंट फंड ना टीडीएस काटेगा 10% से। तो मैंने क्या बोला सर, इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में पीजीबी इनकम टैक्सेबल होती है। पीजीबी इनकम टैक्सेबल होती है, इसलिए बोला पीआईटी याद करना है आपको, पीआईटी याद रखना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट फंड में। अगर पीजीबी इनकम टैक्सेबल है तो अदर इनकम यूनिट होल्डर्स के हाथ में, पीजीबी की इनकम सारी की सारी यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और सर जो भी अदर इनकम है ना, वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाती है और इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाती है। सर इन्वेस्टमेंट फंड को अदर इनकम में 10% टीडीएस काट के देना पड़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फंड को ना कंपल्सरीली अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर 139(4)(f) में। उसके अलावा कहता है सर अगर कोई भी ना इनकम हो रही है सर इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में, सर इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में बिजनेस इनकम है ना, तो यूनिट होल्डर के हाथ में बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो अगर इन्वेस्टमेंट फंड के नाम पे इंटरेस्ट इनकम है ना, यूनिट होल्डर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी। सर हो और तो और सर अगर 31 मार्च को सर अगर कोई इन्वेस्टमेंट फंड के साथ कोई इनकम हो रही है और सर वो उसने रेमिट नहीं किया है ना सर यूनिट होल्डर्स को प्रीवियस ईयर में, सर यूनिट होल्डर्स मान लेंगे कि सर आपको प्रीवियस ईयर में मिली हुई है, आपको प्रीवियस ईयर में ही आपको उसको टैक्सेबल कराना पड़ेगा। जिस साल में भले आपको नहीं भी मिली तो भी आपको टैक्सेबल कराना पड़ेगा। सर क्या कहता है, लॉसेस कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं? सर पहले आप फंड को पकड़ोगे, फंड की जितनी इनकम से जितने भी लॉसेस है पहले बिना कुछ सेट ऑफ किए, बिना कुछ एग्जेम्पशन टैक्सेबल किए, सर पहले आप सेट ऑफ करो। जितना भी सर पीजीबीपी की इनकम अगर एग्जाम पीजीबीपी की इनकम टैक्सेबल है, बाकी सारे लॉसेस से पहले पीजीबीपी की इनकम सेट ऑफ कर लो। या सर अगर पीजीबीपी की इनकम में आपको लॉस है, बाकी सारे आपके पास इनकम है, तो पहले उसको लॉस सेट ऑफ करोगे। यानी सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले जो प्रोविजंस है ना, उस प्रोविजंस को पहले आप लगाओगे, सेट ऑफ के प्रोविजंस को आप पहले लगाओगे। फिर जो बैलेंस इनकम बच जाती है ना, जो बैलेंस इनकम बच जाती है ना, उसमें सर पीजीबीपी इनकम को ना सीधे सीधे टैक्सेबल कराओगे फंड के हाथ में। और सर जो भी पीजीबीपी का अगर कोई लॉस है ना, वो सीधे-सीधे सिर्फ फंड कैरी करने वाला है। मैंने क्या बोला, अगर पीजीबीपी इनकम है, पीजीबीपी इनकम में कोई टैक्स भर रहा है तो सीधे-सीधे फर्म के हाथ में, फंड के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर सर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस सिर्फ और सिर्फ फंड कैरी करके चल सकता है। लेकिन सर अदर इनकम की अगर आप बात करो, अदर इनकम में आप बात करो, सर अदर इनकम ना यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होती है। सर जो लॉस है ना सर, वो भी यूनिट होल्डर्स को ही मिलने वाला है, लेकिन लॉस में ना 2 कंडीशंस का आपको कंप्लाई कर लेना। सर अगर लॉस 1/4/2019 के बाद का है ना, तो यूनिट होल्डर्स को देना। 1/4/2019 के पहले वाला सिर्फ फंड कैरी कर सकता है अदर इनकम का लॉसेस। सर कहता है 1/4/2019 के बाद ना, अगर फंड में यूनिट होल्डर्स 12 महीने से ज्यादा अगर जो होल्ड करते हैं ना फंड की यूनिट्स को, सर उन्हीं को ही सिर्फ आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करवाना, अदरवाइज लॉसेस उनको मत देना। सर अगर कोई 12 महीने से कम होल्ड करता है ना, उनके रिस्पेक्ट का जितना भी अदर इनकम का लॉसेस है ना, वो सारा का सारा डेड लॉस है, उसको आपको इग्नोर करके चलना है। सर टैक्सेशन ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट क्या कहता है, अगर कोई इन्वेस्टर किसी सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्ट करता है और उसके बदले उसको इनकम आ रही है, सर सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के हाथ में पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है, पूरी की पूरी नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाती है। नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाती है किसके हाथ में? इंडिविजुअल के हाथ में, इन्वेस्टर के हाथ में। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट को टीडीएस काटना पड़ेगा। सर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 25% टीडीएस रेट, अदर रेसिडेंट के लिए 30% और नॉन रेसिडेंट के लिए रेट इन फोर्स सेम कहता है कि जो भी इनकम जिस हेड में साथ में टैक्सेबल होगी सर, सेम टू सेम इन्वेस्टर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। सर इसमें भी सेम कहता है कि अगर सिक्योरिटाइजेशन को कोई इनकम हो रही है और सर रेमिट नहीं किया सर ने प्रीवियस ईयर में, सर मान लिया जाएगा कि रेमिट कर दिया गया और कोई भी जो एसएससी है ना इन्वेस्टर है ना, इसके हाथ में प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल करा दी जाएगी। इतना सा बस ये पॉइंट कह के चल रहा है। सर ध्यान देना पड़ेगा सर, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो भी एसपीवी रजिस्टर्ड होती है ना सर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में, सर सरफासी एक्ट में वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट बन जाता है। सर कॉमन पॉइंट्स तीनों के ध्यान देना। सर एक बात बताओ, मैंने बोला जो इनकम फंड के हाथ में टैक्सेबल होगी, सेम टू सेम उसी हेड में सर यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। यूनिट होल्डर को पता कैसे चलेगा? सर सरकार कहती है जो भी यूनिट होल्डर्स है ना, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा सर कब तक, 30 जून ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक नोटिस किया जाएगा, ताकि 31 जुलाई तक वो लोग अपने रिटर्न फाइल कर सके। और सरकार कहती है इनकम टैक्स अथॉरिटी को कब तक बताना है फंड को? सर कहता है जितने भी बिजनेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, इन सबको ना 30 नवंबर तक बताना है, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इनकम बतानी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड के केस में ना आपको 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 सर 15 जून तक बता के चलना पड़ जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट और डिड यू नॉट गेट माय पॉइंट? सर समझ में आ गया अपने को। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेशन कैसे होता है? सर नॉर्मल बिजनेस को ना सर आप नॉर्मल टोटल इनकम निकालोगे, इस टोटल इनकम से बाइफरकेट करोगे कितना सर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस और कितना रेगुलर इंश्योरेंस का बिजनेस है। जितना भी सर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है ना, सब 12.5% से टैक्स भर दो।
ऑफ द टोटल इनकम। और जो अदर इनकम है सर, इसमें आप टैक्स भर दो, लेकिन इसमें कुछ खर्चे आपको अलाउ नहीं होंगे। सर कहते हैं कोई भी अगर प्रोविजन ऑफ डिम्यूनेशन ऑफ एसेट है ना, आपको अलाउ नहीं होने वाले। उसके अलावा सर अनएक्सपायर्ड रिस्क अगर आपने कोई पीएनएल में डाल रखा है ना सर, वो आपको अलाउ हो जाएगा। और सर कहता है अगर आपको कोई एक्चुअल गेन और लॉस हो रखा है इन्वेस्टमेंट्स में से, वो सर इसमें से एडजस्ट कर देना, आपकी अदर इनकम भी आ जाएगी, इसके हिसाब से आप उस पर टैक्स भर देना। दैट वाज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। 39 मिनट्स 40 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। जो भी बिजनेस टैक्स की रेट्स में आपको डाउट था वो भी क्लियर कर लिया। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज आपके लिए पूरी तरह से डन है। इतना सुन के चले जाओगे ना, आपका पूरी पूरी तरह से काम हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं मैथ रिवाइज करवा दूंगा आपको। उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा आपके लिए पावर पैक सर। पूरी तरह से ये वीडियो आपके एग्जाम के एक दिन पहले तहलका मचाने वाला है, ठीक है। बस आपको वादा करना है, आप सुन रहे हो ढंग से, अटेंटिव हो क्लास में, और एग्जाम में अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अपने साथ लेके जा रहे हो। भाई वही चाहिए तुमसे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं तुमको, क्वेश्चन आंसर मैं करवा दे रहा हूँ, सब कुछ मैं करवा दे रहा हूँ। तुम बस नंबर लेके आ जाओ यार, नंबर लेके आ जाओ। और जैसे नंबर ले आओ ना, बताना जरूर कि सर आपके किसी हेल्प से, आपके किसी मेहनत से सर नंबर आए हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा गया वीडियो। जरूर बताना, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो योर मोटिवेशन, योर कमेंट इज माय मोटिवेशन, ठीक है। आपका कमेंट, आपका लाइक इज माय मोटिवेशन। इसलिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करके आना पेपर। सी यू सून इन दी नेक्स्ट वीडियो।